आप सभी को नमस्कार। आप सभी के सामने जो अर्थशास्त्र के हमारे बच्चे हैं, खासकर बीए प्रथम वर्ष के बच्चे, आपके सामने मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, साम्य की अवधारणा किसे कहते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग बेस है। उम्मीद है आप ध्यान से समझेंगे। बच्चों, आपको ये समझना है कि आखिर में ये व्यष्टि, और पहला लेक्चर हमने आपको अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई थी, उसको हमने आपको समझाया था। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ रहे हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो है क्या, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र और नंबर 2 समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के बच्चों दो मार्ग हैं, जिनकी सर्वप्रथम चर्चा जो है रेगनर फ्रिश, पहले इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, पहले आर्थिक चिंतक कह सकते हैं, जिन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म उन्होंने यूज किया था। द टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर फर्स्ट coined and used by Ragnar Frisch in 1933. Microeconomics studied the economic action and behavior of individual units and small groups of individual units. In microeconomics, we are chiefly concerned with the economic study of an individual household, individual consumer, individual producer, individual firm, individual industry, particularly commodity, and so. तो बच्चों, आखिर में व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या। तो देखिए, हमने आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बताया कि द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स chiefly concerned with the economic study of individual household, individual units, you can say. तो व्यक्ति और व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र है। स्मॉल यूनिट, छोटी छोटी इकाई, आर्थिक चरों के, आर्थिक शब्दावली में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन, सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन, जैसे एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति का व्यय, एक फर्म की लाभ, एक प्रोड्यूसर का उत्पादन, इस तरह से सिंगल यूनिट की बात अगर हम करें, सिंगल यूनिट की अगर हम चर्चा करते हैं, तो बच्चों उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, बोल्डिंग एक अर्थशास्त्री हैं बच्चों, यहाँ पे हमने आपके सामने रखा है कि बोल्डिंग कहते हैं कि व्यक्तियों और व्यक्तियों के छोटे समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसमें विशेष फर्मों, परिवारों, कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत कार्य, अनेक इस तरह से उपभोक्ता के कार्य और उनके व्यवहार, उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म, लाभ, मतलब जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी फर्म्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी छोटी छोटी इकाइयां हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, आप कह सकते हैं माइक्रो स्केल इंडस्ट्री हैं, छोटी छोटी जो घरेलू कारखाने हैं, ये सारे जो मतलब एक छोटे छोटे उत्पादक हैं, इनके जो कार्य व्यवहार हैं, वो सभी का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। व्यष्टि का मतलब सूक्ष्म, एक लाइन में आप समझ लें। तो देखिए बच्चों, ये आपने समझा व्यष्टि का मतलब एक इकाइयों, आप एक लाइन में याद कर लें, एक इकाइयों का अध्ययन, सिंगल एक इकाई आप कह सकते हैं। देखिए, एक यूनिट, ये याद रख लें, एक इकाई, या कह सकते हैं सूक्ष्म इकाई, ये दो वर्ड याद कर लीजिए, सूक्ष्म इकाई का अध्ययन। तो ये जो सूक्ष्म इकाइयों का जो अध्ययन है बच्चों, ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब आपको ये देखना है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो आखिर में किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र अभी ग्रीक भाषा के माइक्रोस से व्युत्पन्न किया, जिसका अर्थ है छोटा। समष्टि शब्द भी ग्रीक भाषा के मैक्रो से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है बड़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बच्चों छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाई, अभी मैं आगे थोड़ा मैं आपको समष्टि की डिफिनेशन समझा दूं, मैक्रो की डिफिनेशन आपको समझा दूं, तो मैं उस पर चलता हूं कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो समष्टि, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र समूह। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, समूह की बात करता है, समग्र की बात करता है, समूह या समग्र से आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है।
जो जो भी इकोनॉमिक के पॉइंट्स आपसे जो भी ब्रॉड लेवल से यूनिट्स रिलेशन रखती हैं, आइदर यू कैन से रोजगार है। रोजगार एक बड़ा टर्मोलॉजी है। रोजगार में सभी रोजगार आते हैं, बड़े पूरी अर्थव्यवस्था शामिल हैं। बेरोजगारी है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय उत्पादन है, कुल निवेश है। इस तरह से जितने भी आर्थिक चर हैं, जैसे कुल समग्र पूर्ति है, समग्र मांग है, मजदूरी है, ब्याज की दरें हैं, लागत है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है बच्चों, आर्थिक उतार चढ़ाव है, ये सारे के सारे जो है समष्टि के अंतर्गत हैं। समष्टि मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक प्रीफिक्स, यू कैन से, ये भी देखिए ग्रीक शब्दावली से, मैक्रो विच मीन्स अ लार्ज पार्ट। Macroeconomics is an analysis of aggregate and average of center or large economies such as national income, gross domestic product, total employment, output, consumption, aggregate demand, supply and so. तो यू कैन से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी संकल्पना है जिसमें पूरे देश की आर्थिक क्रियाओं का एक समूह आप कह सकते हैं, रोजगार, आय, उत्पादन आदि का शामिल किया जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यू कैन से इज द इकोनॉमिक थियरी विच लुक्स द स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेशनल टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड होल्ड दैट द पॉलिसी चेंज डिजाइन टू alter these total statistical aggregates is the way to determine economic policy, promote economic growth। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमी से क्या है, जो हमारे नीति निर्देशक हैं वो एक रणनीति बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, वो एक मैक्रो लेवल की बात होती है बच्चों। तो कुल मिला के जो समष्टि भावी परिकल्पना है वो कुल मिला के अर्थव्यवस्था के समूहों की बात करता है, मैक्रो की बात करता है, समग्र की बात करता है, टोटल की बात करता है, कुल की बात करता है, कुल आय की बात, कुल रोजगार की बात करता है। जबकि व्यष्टि भावी परिकल्पना बच्चों एक एक इकाइयों का सिंगल छोटी छोटी इकाइयों के बारे में, आर्थिक इकाइयों के बारे में अध्ययन करता है। तो मुझे ये अब महसूस हो रहा है कि मैंने आपको व्यष्टि और समष्टि के बारे में काफ़ी कुछ आपसे चर्चा की कि दोनों क्या हैं। अब आप दोनों में थोड़ा सा क्या जो डिफरेंसेस हैं वो भी आप समझ लें। देखिए व्यष्टि शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रो से, जिसका मतलब एक अर्थ है छोटा, स्मॉल, जबकि समष्टि भी मैक्रो, दोनों माइक्रो एंड मैक्रो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड हैं, जिसका अर्थ है ब्रॉड, बड़ा। तो देखिए बच्चों व्यष्टि अर्थात में छोटी छोटी व्यक्तिगत, जैसे यहाँ पे लिखा है छोटी छोटी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जबकि आप देखेंगे समष्टि अर्थात में बच्चों की आपको क्या आपके सामने फिर अभी आप एक पॉइंट्स व्यष्टि आधार, इसका आधार क्या, कीमत तंत्र है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों की सहायता से संतुलन को स्थापित करता है। और उसके साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, सामान्य कीमत तथा जो कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चों वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के आधार पर वहाँ पे इक्विलिब्रियम आती है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है मतलब छोटी छोटी डिमांड और सप्लाई के आधार पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, संतुलन का निर्धारण होता है। तो बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन शर्तों का अध्ययन एक विशेष समय अवधि में होता है। आपको ये समझना है एक स्पेशल टाइम पीरियड होता है, मतलब जैसे आप कह सकते हैं एक समय है 2 दिन 4 महीने 6 महीने, एक टाइम पीरियड है। इसमें हम इसमें हम गैप नहीं रखते हैं, लैग नहीं रखते हैं, एक बिल्कुल स्टैटिक विश्लेषण होता है। देखिए यहाँ पे इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कहते हैं स्टैटिक्स एनालिसिस, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी ओर समष्टि भावी अर्थशास्त्र बच्चों क्या है, समष्टि भावी अर्थशास्त्र समय पश्चात मतलब टाइम लैग को लेता है। टाइम लैग अर्थात 4 महीने बाद कितना प्रोडक्शन हुआ, 10 महीने बाद कितना, ये लैग पर डिपेंड है। ये इसीलिए इसको हम डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं, प्रावैगिक विश्लेषण कहते हैं बच्चों। तो ये अभी हमने आपको समझाया कि व्यष्टि और समष्टि हैं क्या। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। एक संक्षेप में माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फ्री इंटरप्राइज इकॉनमी, यू कैन से एक्सप्लेन हाउ थ्रू मार्केट मैकेनिज्म गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकॉनमी आर डिस्ट्रीब्यूटेड।
जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज, also you can say single consumption production and so and other way macroeconomics बच्चों it helpful to understanding the function of complicated economic system. Just you can say it very useful in economic policies for the nation of remove of the problem of unemployment, inflation, rising price and poverty. तो you can say आप ये समझ सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में थोड़े थोड़े बेसिक मतलब डिफरेंसेस हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब आपको ये देखना है कि साम्य क्या है। एक छोटी टर्मिनोलॉजी बच्चों आपको और समझनी है, साम्य किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए बच्चों, अर्थशास्त्र में साम्य शब्द का अभिप्राय भौतिक विज्ञान की तरह गतिहीन तथा निष्क्रिय स्थिति से नहीं लिया जाता है। मतलब साम्य का मतलब ये नहीं कि आप मतलब बिल्कुल एक स्थिर हो गए। इसमें साम्य का संबंध उस स्थिति से है जिसमें आर्थिक गतिविधियों की दरों में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब एक आपको संतुलन मिल जाए जहाँ पे मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाए। एक ऐसा कीमत है, एक ऐसी ब्याज की दरें हैं जहाँ पे बाज़ार में जो है बाज़ार की शक्तियाँ एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, हम कह सकते हैं वो संतुलन है। तो एक संतुलन का मतलब आर्थिक गतिविधियों की जो दर है वो बिल्कुल एक स्टेबल हो गई, एक फिक्स हो गई, जिसमें अभी कोई परिवर्तन फ़िलहाल नहीं हो रहा है, तो इसको हम साम्य कहेंगे। देखिए एक अर्थशास्त्री का नाम आ रहा है बच्चों, स्टिगलर। ये कहते हैं साम्य वह स्थिति जहाँ से हटने कोई वास्तविक प्रवृत्ति नहीं हो। मतलब आर्थिक चर एक बार आर्थिक चरों में जब एक बार साम्य बच्चों हो जाता है तो वो वहाँ पे मतलब स्टैक हो जाते हैं, वहाँ पे स्थिर हो जाते हैं। जेके मेहता कहते हैं अर्थशास्त्र संतुलन गतिशीलता में परिवर्तन की अनुपस्थिति, बिल्कुल एब्सेंटी आप कह सकते हैं मोबिलिटी की बात करते हैं, जबकि भौतिक विज्ञान में स्वयं गतिशीलता की अनुपस्थिति को सूचित करता है। तो देखिए जो है फिजिक्स में और इकोनॉमिक्स में जो साम्य है वहाँ पे बच्चों बिल्कुल अंतर हैं। अर्थशास्त्र में साम्य का शब्द सिर्फ ये है कि आर्थिक जो शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल एक जगह पे हैं, वो संतुलन में हैं और उनमें कोई परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं है। तो देखिए बच्चों, साम्य के कई प्रकार होते हैं, यह मुझे समझ में आ रहा है कि साम्य आप समझ गए होंगे। साम्य के 3 प्रकार हैं, स्थिर, अस्थिर, तटस्थ। मतलब आप कह सकते हैं कांस्टेंट, और जो है अस्थिर बिल्कुल मतलब जो फिक्स नहीं है, तटस्थ न्यूट्रल हैं। तो स्थिर साम्य, तो देखिए स्थिर साम्य है, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य वह है जब साधारण विघ्न द्वारा ऐसी स्थितियां कार्यशील हो जाती हैं जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया पुनः आर्थिक प्रणाली को उसकी आरंभिक संतुलन में ले आती है। तो ये स्थिर कहते हैं। अगर एक बार आर्थिक शक्तियाँ संतुलन में आ गई हैं बच्चों, तो वो पुनः अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है तो पुनः वो उस जगह पे आने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल के सामने से दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक बाउल का रूप है, ठीक है, आप ये समझिए। एक जैसे ये बाउल है, तो यहाँ पे देखिए ये गेंद है। इस गेंद को अगर आप यहाँ रखोगे बच्चों तो भी यहाँ गिरेगी, अगर यहाँ पे रखोगे तो भी, अर्थात कुल मिला के वो आएगी इसी पॉइंट पर जहाँ पे उसको मतलब वो लग रहा है कि यहीं पे वो फिक्स हो जाएगी। तो कुल मिला के जो गेंद देखिए एरो दोनों जो लगे हैं, ये गेंद जो नीचे है ये बच्चों ये संतुलन है और ये कुल मिला के साम्य है, ये स्टेबल है। अनस्टेबल मतलब अस्थिर। तो दूसरा प्रकार बच्चों आप समझेंगे अस्थिर, जब थोड़े से विघ्न के कारण कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो आर्थिक प्रणाली को पुनः उसकी मूल स्थिति से निरंतर दूर हटाती हैं और पुनः अपनी मूल अवस्था में लौटने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के अस्थिर संतुलन वह है जहाँ पे एक बार संतुलन अगर चेंज हो गया, जैसे इस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करिए, ये सेकेंड डायग्राम में बी में, तो आप ये देखेंगे कि एक हमने गेंद रखा है और एक बावल टाइप बना रखा है यहाँ पे। तो अगर गेंद बच्चों अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होती है तो तुरंत वो नीचे या इधर आ जाएगी, फिर वो जस्ट अपने स्थान पे बच्चों नहीं जाएगी, जैसा अर्थात यहाँ पे वो नहीं पहुँच पाएगी इस वाले पॉइंट्स पर। तो इसका मतलब ये अस्थिर संतुलन है। और न्यूट्रल क्या है बच्चों, तीसरा है पीगू के अनुसार तटस्थ साम्य की स्थिति वह है जिसमें यदि कोई विघ्न उपस्थित होता है तो उसकी कोई पुनर्स्थापना नहीं होती, जिसमें आर्थिक प्रणाली विश्राम की उसी अवस्था में बनी रहती है जहां पर वह पहुंच चुकी है। जैसा एग्जाम्पल में वो दिखाते हैं कि हमारे सामने आप देखिए ये वाला थर्ड पोजीशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक यहाँ गेंद है बच्चों छोटा सा, अगर यहाँ आ जाता है या यहाँ आ जाता है तो मतलब उसका बेस तो वही है जहाँ पे वो थी, लेकिन उसका
क्या है, स्थान बदल जाता है। संतुलन में तो है बट इकोनॉमिक प्रोसेस में वो पुनः उस स्थान पे नहीं आता है, दूसरी स्थान पे वो सेम चीज़ों पे संतुलन में आ जाता है, सेम रेट में आता है, सेम चीज़ों पे आता है, तो ये न्यूट्रल है। मतलब इसकी अगर स्थान परिवर्तित हो जाती है तो पुनः उस स्थान पे तो नहीं आई, आ भी सकती है, ऐसा नहीं है, बट ये हम मान चलते हैं कि वो लेवल वही होगा बट कहीं ना कहीं वो सेम पोजीशन पे रहेगी। तो ये बच्चों आपने समझा अर्थशास्त्र की विभिन्न टर्मिनोलॉजी, क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र बच्चों, क्या है समष्टि अर्थशास्त्र, क्या है साम्य। तो ये आपने तीनों टर्मिनोलॉजी मुझे लगता है काफ़ी डिटेल में आपने समझ ली, और इसको आप नोटबुक में चाहें तो लिख लें, और बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके सामने जो कुछ चीज़ें आप याद कर लेंगे कि रैगनर फ्रिश पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1933 में इसकी बात हमारे सामने रखी थी कि रैगनर फ्रिश was the first economist who introduced माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये आपको ये समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर भी, मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। आपको जैसा भी लेक्चर लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि सर के लेक्चर बार बार हमको मिलते रहें तो आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो रही है कि ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर हमें अच्छा लग रहा है और हमारा सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं हमसे रिलेट कर रहा है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आसानी से लेक्चर मिलते रहेंगे। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद, और आशा है कि आप मेहनत करेंगे। थैंक यू।